सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। और क्लास 8 में हम अपने पिछले 2 सेशन से समास जो है उनका रिवीजन कर रहे हैं। समास हिंदी व्याकरण में एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया है, यानी कि संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है। जब हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाते हैं आपस में और एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो ये प्रक्रिया समास या संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसमें हमने बहुत सारे तरीके से समास की प्रक्रिया होती है, बहुत सारे चीजों से। तो उन्हीं के आधार पर हमने समास को 6 भेदों में बांटा था और 6 भेदों को भी हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो जो पहले के जो 2 भेद हैं, यानी कि अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, हमने अपने पिछले सेशन में इनका रिवीजन किया था। और अव्ययी तत्पुरुष समास के जो उपभेद हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही थी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इस पूरे टॉपिक को घर में एक बार जरूर रिवाइज किया होगा और आज भी जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसको भी आप ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। आप सभी लोग कॉपी पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए, हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो तत्पुरुष समास के जो उपभेद हैं वो मैंने आपको बताए थे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास के 6 उपभेद हमने पढ़े। तो 6 उपभेदों में सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और सबसे पहले इसमें मैंने, जैसे कि हमें पता है तत्पुरुष समास जो है इसमें क्या होता है, उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है या परसर्गों का लोप हो जाता है। तो तीनों शब्द बिल्कुल एक ही हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। विभक्ति चिन्ह कह लो, कारक चिन्ह कह लो या परसर्ग कह लो, तीनों का मतलब केवल यही है। जो उन शब्दों को आपस में अलग अलग करते हैं वो शब्द, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स इससे पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर जो देश और भक्ति ये दोनों शब्द जो हैं ये आपके मूल शब्द हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा गया है आपस में, लेकिन किससे जोड़ा गया है, के लिए शब्द से। यानी कि इन दोनों का जो विभक्ति चिन्ह है वो के लिए है, यानी कि देश के लिए भक्ति, देश भक्ति। तो जब हम देशभक्ति शब्द को अलग अलग करते हैं तो उनके बीच का जो विभक्ति चिन्ह है या कारक चिन्ह है या परसर्ग है वो है के लिए। इसी तरह शरणागत, यानी कि शरण में आगत, तो जो मैं शब्द है ये आपका विभक्ति है और परसर्ग है और आपका कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर हमने कहा कि कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो कौन कौन से कारक चिन्ह इसमें होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष की अगर हम बात करें तो कर्म तत्पुरुष में को कारक चिन्ह होता है, करण तत्पुरुष में से या फिर के द्वारा कारक चिन्ह होता है और संप्रदान तत्पुरुष में के लिए कारक चिन्ह होता है, अपादान तत्पुरुष में से कारक चिन्ह होता है और संबंध तत्पुरुष में का, के, की जो आपका कारक चिन्ह है या विभक्ति चिन्ह है होता है। अधिकरण तत्पुरुष में मैं और पर जो है विभक्ति या कारक चिन्ह या परसर्ग होते हैं। तो इससे हम जो आपको पहले मैंने समास पढ़ाए हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको इन सभी के दिए हैं। और इसमें देखिए ये बिल्कुल इनको याद करने के लिए सिर्फ आपको ये सारी चीजें याद करनी है कि कर्म तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह को होता है। तो अगर मैं कहूं पर ग्रामगत, अगर एक शब्द मैं यहाँ पर लूं ग्राम गत, तो इसका ग्राम
को गत, यानी कि ग्राम को गया हुआ। गत का अर्थ होता है गया हुआ। तो ग्राम को गत, ग्राम गत। तो इसीलिए कर्म तत्पुरुष में आप जब भी आप समास विग्रह करेंगे, आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर विभक्ति चिन्ह जो है वो को है, अगर आपको लग रहा है जैसे मैंने इसका आप समास विग्रह किया ग्रामगत शब्द का, तो ग्रामगत शब्द का समास विग्रह करने पर मुझे पता चला कि इसका विभक्ति चिन्ह है को। तो इसका विभक्ति चिन्ह को है, तो यहाँ पर आपका कर्म तत्पुरुष समास होगा। अगला करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में से या के द्वारा जो है वो आपका विभक्ति चिन्ह है। तो जब हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी जब शब्द लेते हैं कि सबसे पहले मन चाही, तो इसका अगर मैं समास विग्रह करूं, मन से चाही, किसी भी चीज को जो हमारी मनपसंद चीज होती है या मन चाही चीज होती है, तो उसको मन से यानी कि दिल से हम उसको पसंद करते हैं, वो हमें अच्छी लगती है जो चीज। तो मन से चाही, से शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। एक और एग्जाम्पल, तुलसी कृत। तुलसी कृत, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। देखिए द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अगर हमें इस तरह हम सबसे पहले समास विग्रह करके देखेंगे। जब हम समास विग्रह करेंगे हमें पता चल जाएगा इसमें कौन सा कारक चिन्ह या कौन सा विभक्ति चिन्ह प्रयोग हुआ है, और हम बता पाएंगे कि इसमें कौन सा समास है, कौन सा समास है। तो यहाँ पर है आपका करण तत्पुरुष। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह संप्रदान तत्पुरुष के भी कुछ एग्जाम्पल हमने अपनी कॉपी में लिखे हैं। इससे पहले जब हमने इसको पढ़ा है तो संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल बिल्कुल जैसे बार बार बता रही हूँ, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। और भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, देवालय, देव के लिए आलय, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर। तो इस तरह के लिए से जुड़े हुए बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम अपने जब हम समास पढ़ रहे थे तो उस समय हमने पढ़े थे। अभी हम पढ़ेंगे अगला अपादान तत्पुरुष। अपादान में आप देख रहे हैं यहाँ पर से शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि से शब्द जो है वो विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है। तो इस तरह के शब्द जब हर बार आपको सबसे पहले आपको समास विग्रह की प्रक्रिया करनी है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देती हूँ, पाप मुक्त, पाप मुक्त। तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा यहाँ पर कारक चिन्ह प्रयुक्त हुआ है या कौन सा समास इसमें है। तो मैं पाप मुक्त जो शब्द है उसका पहले समास विग्रह करूंगी, यानी कि पाप से मुक्त, से कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है, अपादान तत्पुरुष। बिल्कुल, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जल हीन, जल से हीन, धन हीन, धन से हीन। इस तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपादान तत्पुरुष के लिख सकते हैं और आपने पहले भी लिखे हैं अपनी कॉपी में। और आगे संबंध तत्पुरुष। देखिए संबंध तत्पुरुष में क्या होता है कि इसमें जो संबंध कारक विभक्तियां होती हैं, यानी कि संबंध बताने वाली विभक्तियां होती हैं, जैसे का, के, की। तो बिल्कुल एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल, राजपुत्र,
तो क्या इसका समास विग्रह होगा? राजा का पुत्र। तो आपको साफ साफ राजा और उसके पुत्र में संबंध यहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह राजकुमारी, अगर आप राजकुमारी लिखेंगे राजपुत्र की जगह तो राजा की कुमारी, राजकुमारी। इसी तरह और भी गंगा जल, गंगा का जल। राजभवन, राजा का भवन, का भवन। तो इस तरह से जिसमें संबंध प्रकट होता है, इस तरह के शब्दों में जब आप उसकी विभक्ति करेंगे, जब आप उसका विग्रह करेंगे, तो आपको इस तरह के विभक्ति चिन्ह वहां पर मिलेंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। उसका अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में होता है मैं और पर, यानी कि यहाँ पर जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक विभक्तियां होती हैं, वो मैं और पर प्रयोग होती है। जैसे एग्जाम्पल इससे पहले भी आपको दे चुकी हूं, शरण में आगत, शरणागत, शरण गत। विभक्ति करेंगे शरण में आगत, शरणागत। तो इस तरह से यहां पर मैं शब्द आपको मिलेगा। या घुड़सवार, घुड़ घुड़सवार। तो घुड़सवार की जब हम विभक्ति करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो क्या आएगा? घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। शरणागत, शरण में आगत। तो इस तरह से तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं, उसमें से आपको केवल ये सारी जो मुख्य बातें हैं, जो कारक चिन्ह हैं, जो विभक्ति चिन्ह हैं, इन्हें आपको याद रखना है और इसके लिए आपको समास विग्रह करना आना चाहिए। आप सबसे पहले समास विग्रह की प्रक्रिया उस शब्द की करेंगे, उसके बाद जब आपको कारक चिन्ह मिलेंगे तो आप उन कारक चिन्हों को देखकर भी बता सकते हैं कि इस शब्द के अंदर कौन सा समास है। आगे बढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा जो भेद है समास का, तत्पुरुष समास कंप्लीट हमारा हो गया है। नंबर 3 हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि यहाँ पर उत्तर पद, कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण या विशेष या उपमेय या उपमान का संबंध होता है। बहुत अच्छे से इससे पहले आपको उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष पढ़ाया है और आपने जो बच्चे क्लास में लिखते भी हैं तो उन्होंने अपनी कॉपी में लिखा भी होगा उस चीज को। तो हम यहाँ पर अगर आपको उपमेय पता है क्या होते हैं, उपमान पता है क्या होते हैं, विशेषण पता है क्या होते हैं, विशेष पता है क्या होते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इजी है कर्मधारय समास को समझना। क्योंकि सबसे एक मेन बात बता दी कि इसका उत्तर पद, उत्तर पद यानी कि बाद का पद जो है, उत्तर पद बाद का पद, ठीक है। उत्तर पद यानी कि बाद वाला जो पद है वो प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और इन दोनों में, पूर्व पद और उत्तर पद में संबंध कैसा होता है? विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या उपमान और उपमेय का संबंध होता है। जैसे एग्जाम्पल बताती हूं। सबसे पहले हम इसको यहां पर लिखते हैं कि इसका
उत्तर पद प्रधान। नंबर 2, विशेषण विशेष विशेषण उपमेय उपमान का संबंध दोनों पदों में। ठीक है, दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो यहां पर पहली मुख्य बात हमने याद की कि उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरी विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों में। तो एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल, चरण कमल। चरण कमल, दो पद है, चरण कमल। हमेशा उत्तर पद यानी कि बाद का पद जो है वो प्रधान होता है कर्मधारय समास में। तो यहाँ पर उत्तर पद है आपका कमल, तो कमल जो है वो प्रधान है। चरण, तो यहाँ पर विशेषण विशेष यानी कि चरणों की विशेषता बताई गई है कि वो कमल के समान है, और जो चरण है यानी कि उपमेय है उन पर उनको उपमा दी गई है कमल की। ठीक है, तो चरण कमल यहां पर कमल के समान, चरण, कमल के समान चरण। अगर हम समास इसका विग्रह करेंगे तो किस तरह से करेंगे, कमल के समान चरण यानी कि कमल के जैसे सुंदर कोमल चरण। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, चंद्रमुख, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है चंद्रमुख। तो सेम तरीके से लिखा जाएगा, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। अगला एग्जाम्पल, नील कमल। नीला है, नील कमल किसे कहेंगे, नीला है नीला है जो कमल। नीलकमल। तो इस तरह आप समास विग्रह करेंगे सभी का, तब जाकर आपको ये सारे एग्जाम्पल्स वहां पर समझ में आएंगे, जब दोनों पदों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। तो यहां पर आप जितने भी अभी तक मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए, चरण कमल, चंद्रमुख, नील कमल और भी नरोत्तम, पीतांबर, नील गगन, कमल नयन, कुपुत्र, प्रधानमंत्री, ये सारे जो शब्द हैं ये आप यहां पर देख सकते हैं कि इन पर विशेषण और विशेष्य का संबंध है आपस में, यानी कि एक शब्द जो है वो दूसरे शब्द की विशेषता को बता रहा है, और हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। प्राण प्रिय, एक शब्द में आपको बताऊं एग्जाम्पल, प्राण प्रिय, प्राण
प्रिय। तो क्या होगा इसका? प्राणों के समान प्रिय। प्राणों के समान प्रिय। तो इस तरह हम किसी भी शब्द का सबसे पहले समास विग्रह करके देखेंगे। तो यहां पर तो कर्मधारय समास की एक मेन विशेषता है कि इसका उत्तर पद हमेशा प्रधान होगा और दोनों पदों के बीच में आपस में विशेषण विशेष्य का संबंध होगा या उपमा उपमेय का, उपमान और उपमेय का संबंध होगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिए। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहले भी कर चुके हैं। तो आप अपनी कॉपी में अगर कुछ नए एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं तो उन्हें भी आप लिख सकते हैं। अगर इन एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे लोह पुरुष, लोह पुरुष, लोहे के समान, समान पुरुष, लोहे के समान पुरुष। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया है कर्मधारय समास। एक बार रिवाइज आपको कर देती हूँ। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में हमारा कर्मधारय समास में जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, विशेषण विशेष्य का दोनों पदों में संबंध होता है। और आप इस तरह के एग्जाम्पल जहां पर देखेंगे, चरण कमल, प्राण प्रिय, घनश्याम, चंद्रमुख, नरसिंह, प्रधानमंत्री, कुपुत्र, महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, कमल नयन, कमल के समान है जो नयन या कमल के समान नयन, नील गगन, लोह पुरुष, मृग नयन, नरोत्तम, नरों में है जो उत्तम, दुरात्मन, बुरी है जो आत्मा, दुर अर्थात बुरी, तो बुरी है जो आत्मा, पीतांबर, पीला है जो अंबर। तो इस तरह के जो शब्द होंगे वहां पर कर्मधारय समास होगा। अगला हम शुरू करते हैं नंबर 4, द्विगु समास। नंबर 4, द्विगु समास। सभी समास की कुछ न कुछ विशेषता है जिससे आप उनको याद कर सकते हैं। तो सबसे इजी अगर कोई समास है याद करने के लिए तो वो है द्विगु समास, क्योंकि इसमें आपको केवल एक मेन चीज याद करनी होती है कि इसका प्रथम पद हमेशा संख्यावाचक होता है, यानी कि पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक होता है। द्विगु समास आपको बहुत ही इजी समास, सारे समास में अगर सबसे पहले अगर आपको कुछ चीज याद होगी तो वो है द्विगु समास, क्योंकि उसमें हमेशा जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है। कैसे? देखिए, मैं आपको एग्जांपल इसके पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। पूर्व पद संख्या वाचक। पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है और समस्त समाहार यानी समूह का बोध कराता है। और समूह या समाहार इसको आप कह सकते हैं का बोध कराता है। समाहार का बोध कराता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं। नवरात्र, नवरात्र, नवरात्र यानी नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समूह। अगला एग्जाम्पल, सप्ताह,
7 दिनों का समूह। समूह। तो आप यहां पर देख रहे हैं नव सप्त, यानी कि प्रथम पद। आपको हमेशा इस प्रकार के शब्द जहां पर दिखेंगे जिसका प्रथम पद जो है आपको संख्यावाचक दिखाई देगा, तो वहां पर हमेशा द्विगु समास होगा। तो इस तरह के भी बहुत सारे एग्जाम्पल जब हमने पहले समास पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको बताए थे, त्रिशूल, पंचानन, त्रिभुवन, सप्तऋषि, तिरंगा, पंचवटी आदि। तो बच्चों, आज हमने जो यहाँ पर समास के जो भेद पढ़े, इसमें हमने कर्मधारय समास, सबसे पहले हमने तत्पुरुष समास को क्लियरली पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से हमने उसको यहाँ पर समझा, और इसके बाद हमने कर्मधारय समास पढ़ा, और अभी हम द्विगु समास पढ़ रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि ये तीनों समास अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने पहले भी ये सारी चीजें पढ़ी हैं और ये हमारा रिवीजन यहाँ पर इसका चल रहा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ऐसी आशा मुझे आप सभी से है। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, इसके बाकी भेदों को हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। आज का जो सेशन हमारा है वो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।